आज़ादी के वो गुमनाम हीरे जिन्हें हम तुम और आप नहीं जानते। ये मूवी आज़ादी के उन्हीं हीरों के चेहरों पर पड़ी गर्द हटाती है। दोस्तों, भारत छोड़ तहरीक का आगाज 8 अगस्त 1942 को हुआ। इस तहरीक का आगाज करने वाले महात्माओं के महात्मा गांधी जी थे। उषा मेहता ने इस तहरीक की रगों में अपना लहू गिराया था। मूवी है वतन मेरे वतन में उषा मेहता की वो कहानी है जो वतन से मोहब्बत करने वालों के लिए जिगर का टुकड़ा है। फिल्म की शुरुआत 1930 से होती है, जहां सूरत के एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को दर्स दे रहा होता है। वहां हम 10 साल उषा को देखते हैं। टीचर बच्चों को गांधी जी की तहरीक नमक आंदोलन के बारे में बता रहे होते हैं कि वहां पर अंग्रेज सरकार के परिंदे आ जाते हैं। वो टीचर पर तशद्दुद करके उसके बदन से उसकी जान निकाल के दम लेते हैं। उषा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनके डंडे उस पर भी बरसते हैं। उषा जब घर जाती है तो उसके पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उषा अंग्रेज सरकार के खिलाफ जाए। उषा के पिता एक जज हैं जो अंग्रेज सरकार से तनख्वाह लेते हैं और जिन्हें मुल्क की आज़ादी में कुछ दिलचस्पी नहीं। फिर सन 1942 दिखाया जाता है, जिसमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें उषा भी शामिल होती है। वहां पर अंग्रेज सरकार के कारिंदे आते हैं जो सबको मार मार के भगा देते हैं। उषा और उसके दोस्त बलवीर सिंह से मिलते हैं जो कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर है, और ये सब आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी जिंदगियों का मिशन आज़ादी की जंग है। इसके बाद उषा घर जाती है, जहां उसके पिता उससे अपनी कसम लेते हैं कि बेटा मेरी कसम खाओ कि तुम कभी भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं करोगी। उषा अपने पिता की कसम खाती है और कहती है कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी, मगर कमरे में जाकर वो बहुत रोती है, क्योंकि वो पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। फिर उसके पिता उसे सरप्राइज के तौर पर उसे एक कार देते हैं जिसके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर का झंडा लगा होता है। उषा जब झंडा देखते तो कहती है पिताजी ये कार आप ही को मुबारक। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। ये सारी बातें उषा अपने दोस्त कौशिक को बताती है कि मैंने अपने पिता के साथ थोड़ी बदतमीजी की है। कौशिक जो हर सिचुएशन में उषा की सपोर्ट करता है, वो उसे थोड़ा हौसला देता है और उसके बाद ये बलवीर सिंह के पास चले जाते हैं और उसके साथ मिलकर कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जब ये पार्टी के काम के लिए एक जगह जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक घर से म्यूजिक की आवाज़ आती है। जब उस घर में दाखिल होते हैं तो उनकी मुलाकात होती है फिरदौस इंजीनियर से। उसके घर में एक डांस पार्टी चल रही होती है और ये दोनों भी उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कौशिक के साथ डांस करते हुए उषा की नज़र पड़ती है एक रेडियो पे। वो फिरदौस से पूछती है कि ये किस तरह से चलता है। फिरदौस उसे बताता है कि इस रेडियो से हम पूरे मुल्क में पॉडकास्ट करते हैं, जिससे पूरे मुल्क के अंदर खबरें चलती हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इस रेडियो को पूरे मुल्क में बंद कर दिया गया है। यहाँ पर फाद उषा को बताता है कि मैं राम मनोहर लाल को अपनी जिंदगी का रियल हीरो मानता हूँ। राम मनोहर बिल्कुल सीक्रेट वे से आज़ादी की जंग भी लड़ रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गांधी जी एक तकरीब से मुखातिब होते हैं। एक लड़की गांधी जी से सवाल पूछते हैं कि हम सब आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या हम सबको ब्रह्मचार अपना लेना चाहिए? गांधी जी कहते हैं कि नहीं यार, किसी का अपना फैसला है बेटा, जो इसको अपनाना चाहे वो अपना ले और जो नहीं अपनाना चाहे तो उस पर भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसके बाद उषा खड़ी होती है और ब्रह्मचार अपनाने का ऐलान करती है। वो ब्रह्मचार अपनाने की कसम भी खा लेती है। तो वो देखती है कौशिक की जानब जो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ। बाद में कौशिक उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे हम दोनों की जान को बहुत खतरा है। उषा उससे कहती है कि अच्छा, जिंदगी के आसान फैसलों में तुम मेरे साथ साथ चलते रहे, आज जब कुर्बानी या बलिदान का मौका आया तो तुमने मुझसे हाथ छुड़ा लिया। इसके बाद कौशिक वहां से मुंह बनाते हुए चला जाता है। मगर बाद में हम देखते हैं कि जब गांधी जी ने आंदोलन तहरीक का आगाज किया तो उषा के साथ फहद और कौशिक भी इनकलाबी एहतजाज में शरीक होते हैं। जब ये वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस की मेन लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद ये सारा प्रोटेस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की तरफ से उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। उषा अपने दोस्तों को बताती है कि हम 1857 की जंग आज़ादी इसलिए हारे थे कि हमारे दरमियान म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से सब लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग अकेले लड़ रहे थे। आज पूरे भारत को सिर्फ एक चीज़ जोड़ सकती है और वो है रेडियो। जब ये रेडियो लेने के लिए फिरदौस के पास जाते हैं तो वो उनसे 4000 रुपए की डिमांड करता है। उषा और उसके दोस्तों के पास जितने भी पैसे थे सब मिलाकर सिर्फ 500 रुपए बनते हैं। तब वहाँ पर उषा की दादी आती है और उनसे कहती है ये लो सोने की पोटली, इसे बेचकर अगर मुल्क की आज़ादी मिलती है तो इससे सस्ता सौदा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिरदौस इंजीनियर की मुलाजमीन से एक मुलाजिम पुलिस का जासूस भी होता है जो सारी खबर पुलिस के कान में भर देता है। जब उषा और उसके दोस्त रेडियो की कीमत अदा करके उसे ले जा रहे होते हैं तो वो पुलिस वाला उन सबको देख रहा होता है। फिरदौस इंजीनियर रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करता है और फिर रात के 8:30 बजे उषा अपने प्रोग्राम का आगाज करती है। वो अपने प्रोग्राम का आगाज वंदे मातरम तराना से करते हैं। फिर इसके बाद आज़ादी की तहरीक की बातें शुरू हो जाती हैं।
कांग्रेस सरकार को भी इस बात का पता चल जाता है और पुलिस को ऑर्डर मिलता है कि इसे फौरन बंद किया जाए। पॉडकास्ट करने के बाद जब उषा रात देर से घर पहुंचती है तो उसका पिता उससे पूछता है कि आज आप इतनी देर बाद क्यों आई। उषा उनसे झूठ बोलती है कि मैंने चिट्ठी सर की लॉ की क्लास ज्वाइन कर ली है। धीरे धीरे रेडियो के प्रोग्राम की खबर चारों तरफ फैल जाती है और वो इसका एक ऐड अखबार में भी दे देते हैं, जिससे ऑडियंस बिल्डअप होती है। फिर हम राम मनोहर लोहिया को देखते हैं जो अपने साथियों से कहते हैं कि रेडियो कांग्रेस का प्रोग्राम पे मुझे बहुत भरोसा है और हमें इन लोगों को अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। उधर पुलिस जांच पड़ताल करते हुए ये बात जान लेती है कि रेडियो का प्रोग्राम मुंबई से किया जाता है, मगर उसे अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। जब एक रात पॉडकास्ट करने के बाद उषा घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिता के साथ लॉ के टीचर चिट्ठी सर बैठे होते हैं। अब उषा के पिता उससे पूछते हैं कि मुझे सच बताओ कि आखिर सच क्या है, तुम इतनी देर से क्यों आती हो। तब उषा ने सच बताती है कि मैं कांग्रेस रेडियो के लिए काम करती हूँ और जिस दिन मैंने आपके सर की कसम खाई थी वो कसम झूठी थी। गुस्से में आकर उसका पिता उसे फिर से कमरे में बंद कर देता है। रात के वक्त उषा खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है। जाते हुए वो एक खत भी लिखते हैं जिसमें अपने पिता को कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वतन की मोहब्बत पिता की मोहब्बत पे भारी पड़ गई है। आपका प्यार मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा था, लिहाजा अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद उषा और उसके दोस्त आंदोलनकारियों से मिलने चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया उषा और उसके दोस्तों की बहुत तारीफ करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि रेडियो के प्रोग्राम की आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। अंग्रेज सरकार एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को हायर करती है जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो उनको बताता है कि पूरे बम्बई में सिर्फ एक शख्स रेडियो के बारे में जानता है और वो है फिरदौस, इसलिए हमें सबसे पहले फिरदौस के घर की तलाशी लेनी चाहिए। वो पुलिस ऑफिसर जिसने रेडियो को शिफ्ट होते देखा था वो बलवीर सिंह को खबर बता देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे रेडियो का प्रोग्राम अब खत्म होने वाला है। ये सुनने के बाद बलवीर सिंह फिरदौस के घर की तरफ भागता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है, जहां पुलिस इन लोगों पर गोलियां चलाती है। अपने सब दोस्तों की जान बचाने के लिए बलवीर सिंह वहां पर अपनी जान की बलि दे देता है। वो खुद तो मारा जाता है लेकिन उसके तमाम दोस्त वहां से भाग जाते हैं। राम मनोहर लोहिया अपने लोगों को बता रहे होते हैं कि बलवीर सिंह ने अपनी जान की बलि सिर्फ इसलिए दी कि उसे आज़ादी चाहिए थी और हम अब उसकी जान को ज़ाया नहीं होने देंगे। राम मनोहर लोहिया की बातें सुनने के बाद अब उषा अपने सर पे कफन बांधने की ठान लेती है। कौशिक उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है तो उषा उससे कहती है कि देखो कौशिक, तुम मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो। राम मनोहर लोहिया रोज़ अपनी स्पीच रिकॉर्ड करने के बाद वो स्पीच उषा को दे देते। उषा रात के प्रोग्राम में उनकी स्पीच चला देती थी। अब रेडियो की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। सारा हिंदुस्तान इस आवाज़ को सुनकर अब एक हो रहा था, जबकि आज़ादी के लिए उनका जोश और भी पुरजोश हो रहा था। राम मनोहर को भी उम्मीद थी कि अब आज़ादी उनसे दूर नहीं है, वो इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। उधर पुलिस एक ऐसी वैन को हायर करती है जो रेडियो के सिग्नल को ट्रेस कर सकती है। राम मनोहर का एक खबरी इस बात की खबर उस तक पहुंचा देता है, जिसके बाद राम मनोहर उषा से कहता है कि अब हमें कुछ दिनों के लिए प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले इस वैन का बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उषा अपने प्रोग्राम जारी रखती है। इसके बाद उषा और उसके साथी पुलिस से बचने के लिए जगह बदल बदल कर प्रोग्राम करते हैं। एक दिन जब उषा प्रोग्राम कर रही थी तो पुलिस की वैन उसकी बिल्डिंग के करीब पहुंच गई। पुलिस उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि आप सब लोग चुपचाप बिल्डिंग से बाहर चले जाएं। उषा जल्दी से रेडियो को छुपाकर कमरे से बाहर आती है तो एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। उससे पूछता है कि तुमने बाहर आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो वो नहीं बताते कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है जो कि पोलियो का मरीज है, उसे सीढ़ी नीचे उतारने में मुझे देर हो गई थी। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक आदमी उनको बताता है कि इस काम के लिए पुलिस ने 2 वैन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट लोकेशन तक बड़ी आसानी से पहुंच गए। अब अगर हम चाहते हैं कि पुलिस की वैन हमें ट्रेस न कर सके तो पुलिस की वैन को मिस गाइड करने के लिए हमें एक ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर दोस्त इंजीनियर ट्रांसमीटर बनाने की जिम्मेदारी ले लेता है। जब ट्रांसमीटर बन जाता है तो उषा अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रांसमीटर लेने के लिए उसके घर पहुंचती है। जब उसके घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फिर दोस्त इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसका बनाया हुआ ट्रांसमीटर भी तबाह कर दिया है। अब अगर वो एक ही ट्रांसमीटर से प्रोग्राम करते हैं तो 10 मिनट के अंदर वो पकड़े जाते। राम मनोहर उनसे मिलता है और उन्हें कहता है कि मैंने एक ऐसी स्पीच रिकॉर्ड की है जिसका हमारी पूरी कौम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्पीच ऑन एयर हो जाती है तो फिर आज़ादी को पा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। उषा फैसला करती है कि मैं इस स्पीच को ऑन एयर करूंगी। कौशिक भी उषा से कहता है कि इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मेरी जान जाती है तो बला से जाए। जैसे ही स्पीच ऑन एयर होती है तो उधर पुलिस को भी खबर हो जाती है। कौशिक ईशा से कहता है कि हम स्पीच को ऑन एयर करने के बाद यहाँ से चले जाएं, इस तरह हम पकड़े जाने से बच जाएंगे। तो ईशा उससे कहते हैं कि नहीं, जब तक स्पीच मुकम्मल नहीं हो जाती हम तब तक कहीं नहीं जाएंगे। आज़ादी के लिए ये स्पीच बहुत ज़रूरी है।
पुलिस जब बिल्डिंग में घुसने लगती है तो उषा और कौशिक उनको रोकने की कोशिश करते हैं। राम मनोहर लोहिया की स्पीच ने हर तरफ आग लगा दी। पूरा भारत आज़ादी के लिए बेताब हो गया था और वो अंग्रेज सरकार के जुल्म के खिलाफ सड़कों पर डेरे जमा लेता है। पुलिस उषा और कौशिक को गिरफ्तार कर लेती है, फिर एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज कर देती है। वो उन पर फायरिंग करती है जिससे कई लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और वो सारा एहतजाज तितर बितर हो जाता है। उषा और कौशिक पर पुलिस बहुत तशद्दुद करती है और उनसे कहते हैं तुम सिर्फ इतनी सी बात मान लो कि इस सब के पीछे राम मनोहर लोहिया का हाथ है। मगर उषा मुसलसल बोलती रहती है जय हिंद जय हिंद। उषा को अदालत की तरफ से 4 साल की सजा सुनाई जाती है। 4 साल के लिए उसे पूना एयरवाडा में कैद कर दिया जाता है। जब 4 साल पूरे हो जाते हैं और रिहाई का दिन आ जाता है तो उसका इस्तकबाल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाता है। राम मनोहर लोहिया को भी पुलिस 1944 में गिरफ्तार कर लेती है और उससे भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। 1946 में रिहा होने के बाद राम मनोहर लोहिया फिर से आज़ादी के तहरीक में जान डाल देते हैं। 1998 में उषा को पद्मा का अवार्ड भी दिया जाता है। 2000 में उनकी डेथ हो जाती है। इसके साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जल्दी से भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।